नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। आईयूसीएन की रेड लिस्ट जो हर साल अपडेट होती है, उसमें कौन सी प्रजातियां खतरे में हैं, उनका स्टेटस बताया जाता है। और इस लिस्ट से यूपीएससी को सवाल बनाने में बहुत मजा आता है। हर साल एक सवाल मिनिमम आता है आईयूसीएन की रेड लिस्ट से रिलेटेड। अब 2020 की जो रेड लिस्ट प्रकाशित करी गई है, उसमें भारत के हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली एक फंगस कॉर्डिसेप्स को वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। इस फंगस को आमतौर पर हिमालयन वाइग्रा के नाम से जाना जाता है। काम की बात क्या है कि ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्यों गई है और इसकी बायोलॉजी क्या है, इसको हमें समझना होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप स्टडी आईक्यू का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और इस टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू स्मार्ट कोर्स लेकर आया है यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। ये कोर्स स्टडी आईक्यू ऐप पर उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन है, उनका फायदा उठाइए। कॉर्डिसेप्स फंगस के बारे में जब भी बात करी जाती है तो आप इसको न्यूज में हिमालयन वाइग्रा के नाम से ही सुनेंगे, लेकिन इसके कई और नाम हैं। तो सबसे पहला तो आपको इसका साइंटिफिक नाम मालूम होना चाहिए, ओफियोकॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। साइनेंसिस का मतलब यह है क्योंकि पहले ये केवल तिब्बत और चाइना में मिलती थी, वहां पर इसे डिस्कवर किया गया था, इसका साइंटिफिक नाम रखा गया था उस समय, तो इसीलिए इसको साइनेंसिस नाम दिया गया है। और ओफियोकॉर्डिसेप्स ये है इसका जीनस। ये फंगस एक प्रकार का परजीवी है, पैरासाइट है, जो किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है। तो यहां पर वो दूसरा जीव होता है एक कैटरपिलर, इसी के अंदर ये फंगस ग्रो करती है और अल्टीमेटली इसे मार देती है। अब ये फंगस बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि इसका सेक्सुअल एनहांसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं एफ्रोडीजियाक। तो भारत की पुराने मेडिसिन में भी कई इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे शिलाजीत एक्सेट्रा। वैसे ही चाइनीज मेडिसिन में इस फंगस को एक एफ्रोडीजियाक माना जाता है। ना केवल चाइना बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, वहां पर भी इसकी काफी डिमांड रहती है और इसे दुनिया में मार्केट किया जाता है हिमालयन वाइग्रा के नाम से। पहले इसे चाइनीज कैटरपिलर फंगस भी कहते थे, आज भी आईयूसीएन तो यही नाम यूज करता है। जो तिब्बतन और नेपाली भाषाएं हैं उनमें इसे यारसा गुम्बू भी कहा जाता है और उत्तराखंड में इसे कीड़ा जड़ी कहते हैं। जो हमारे भारत में हिंदी भाषी लोग हैं वो इसे कीड़ा जड़ी कहते हैं क्योंकि एक कीड़े के अंदर से ये जड़ी बूटी निकल के बाहर आती है। ये फंगस कुछ ऐसी नजर आती है, तो ये वो कैटरपिलर है जो जमीन के अंदर यानी मिट्टी के अंदर रहता है और इसी के अंदर ये फंगस उगना या ग्रो करना शुरू होती है और धीरे धीरे इसको मारकर ये बाहर निकल जाती है, जमीन से ऊपर कुछ इस प्रकार से नजर आती है। और अल्टीमेटली इस कैटरपिलर का क्या होता है, ये ममीफाई हो जाता है, यानी कि बस इसकी बॉडी बचती है, इसके अंदर सब कुछ खत्म कर देती है ये फंगस, इसीलिए ये पैरासाइट है। और ये पैरासाइटिक रिलेशनशिप ही है जिसके कारण इसे भारत में कीड़ा जड़ी कहा जाता है, यानी कि ये एक प्रकार की जड़ी बूटी है जिसका तोड़कर इस्तेमाल किया जाता है और इसके नीचे एक कीड़ा है। तो ये जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई, इसकी बायोलॉजी यहां पर लिखी हुई है, चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये फंगस हमें मिलती कहां है, यानी इसका एरिया क्या है, तो ये मोस्टली हिमालय के पर्वतों में मिलती है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 3000 मीटर। 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई के बीच में ये देखने को मिलती है। और जो इसके मेन एरियाज हैं वो है उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, टिबेटन प्लेटू और यहां पर कुछ चाइना के प्रोविंसेस हैं जैसे यूनान। क्योंकि ये प्राचीन काल से केवल चाइना में मोस्टली इस्तेमाल करी जाती थी और इसका सोर्स तिब्बत के एरियाज थे, तो इसे शुरुआत में टिबेटन फंगस या फिर टिबेटन वाइग्रा के नाम से भी नाम दिया गया वेस्टर्न साइंटिस्ट के द्वारा। भारत में जो इसका व्यापार है, इसका जो ट्रेड है, वो मोस्टली 2002 के बाद में शुरू हुआ है। उसके पहले भारत में नेपाल जैसे एरियाज में इसकी इतनी ट्रेडिंग नहीं होती थी, सारा फंगस का सोर्स तिब्बत था। जब सन 2000 के बाद यहां पर ये ओवर एक्सप्लॉइट होने लगी और वहां पर अब मिलती ही नहीं थी, तो फिर ये ट्रेड भारत, नेपाल और भूटान जैसे क्षेत्रों में शिफ्ट हुआ। तो इस वक्त इसके जो सबसे बड़े सोर्स हैं वो हैं भारत, खास करके उत्तराखंड और सिक्किम, फिर तिब्बत, भूटान और नेपाल। और याद रखिएगा ये फंगस आज भी लेबोरेटरी में ग्रो नहीं करी जा सकती है, इसीलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। ये केवल 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई के बीच में मिलती है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं इसकी ग्रो करने के लिए, जैसे कि बर्फ ढकी होनी चाहिए जमीन के ऊपर साल के ज्यादातर समय, लेकिन गर्मी में जब बर्फ पिघलती है तब ये फंगस स्प्राउट होकर जमीन से बाहर आती है। इस फंगस के उगने के लिए कुछ टिपिकल क्लाइमैटिक कंडीशंस भी चाहिए, यानी कि सर्दी में यहां पर बर्फ गिरनी चाहिए उस एरिया में और जमीन पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई होनी चाहिए। वो उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस है फंगस के लिए ग्रो करने के लिए। फिर जब गर्मी का महीना आता है, जब सारी बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है,
तो ये जो ऊंचे पास्चर्स हैं, यानी कि नदी के पास वाले नहीं, काफी ऊंचाई पर मिलने वाले पास्चर्स, आपको मैंने बताया 3000 मीटर से ऊपर, यहां पर ये जमीन के अंदर फंगस आसानी से देखी जा सकती है, इस तरह से नजर आती है। अब क्योंकि ये पूरा एरिया हिमालय के बहुत ही ऊंचे पहाड़ों में स्थित है, तो वहां पर केवल जो लोकल ग्रामीण हैं वही पहुंच सकते हैं। आप और मैं अगर सोचें कि हम शहरों से उठकर जाएं और वहां पर ये जड़ी बूटी निकाल कर ले आएं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं पास्चर्स के नीचे जो गांव हैं, वहां से लोग कुछ दिन ट्रैक करके पहुंचते हैं, चलकर पहुंचते हैं इन पास्चर्स तक, और वहां पर वो कैंप डालते हैं, 15-20 दिन वहां पर रुकते हैं और इस जड़ी बूटी को इकट्ठा करते हैं और इस एक्टिविटी में अपने पूरे परिवार को लगा देते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना आप एरिया कवर कर सकते हैं और उतनी ज्यादा ये फंगस आपको मिलेगी। तो ये कलेक्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार से नजर आती है, हाथ में आप देख सकते हैं। ये वैसे ड्राइड फंगस है, इसको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इसे बेचा जाता है। इस फंगस को सुखाने के बाद इसे बेचा जाता है एजेंट्स के माध्यम से। मैंने आपको बताया जो इसका मेन मार्केट है वो चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। भारत का ज्यादातर व्यापार नेपाल के थ्रू होकर जाता है। व्यापार इलीगल ट्रेड के बारे में मैं बात कर रहा हूं, लीगल ट्रेड नहीं है, क्योंकि भारत में इसको बेचना इलीगल है। अब यहां पर जो ग्रामीण हैं जो इसको इकट्ठा करके लाते हैं, इनको 2019 और 2018 में इसके लगभग 10 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का प्राइस दिया जा रहा था। पहले थोड़ा सा कम था, ये 2007 के बाद से प्राइस काफी बढ़ गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 2002 के पहले तो इसका कोई ट्रेड नहीं होता था भारत में, इंडिया की साइड पे। तिब्बत वाली साइड पे जब ये खत्म होना शुरू हुई तब भारत और नेपाल के एरिया में ट्रेड बढ़ा, और 2007 के बाद इसका प्राइस इतना बढ़ चुका है कि लोग जो शहरों में माइग्रेट कर गए थे वो फिर से अपने काम धंधे छोड़कर गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। जब ये फंगस मार्केट्स में पहुंचती है तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट 18 से 20 लाख रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। अब जब इतना पैसा मिल रहा है केवल 1 किलोग्राम फंगस इकट्ठा करने के लिए, तो आप सोचिए कि क्यों ना जो ग्रामीण है, जो पहले केवल थोड़ा बहुत अनाज उगाते थे, कुछ आलू उगा लिया अपने खुद के खाने पीने के लिए, यानी कि जो बमुश्किल साल का 20-30 हजार रुपए कमाता था खेती से, जब वो 5-10 लाख रुपए कमाएगा तो वो क्यों नहीं इस ट्रेड की तरफ जाएगा। तो जो पिथौरागढ़ और चामोली जिले हैं उत्तराखंड के, जो तिब्बत बॉर्डर से, नेपाल बॉर्डर से लगते हुए हैं, वहां के लोगों की जो आजीविका है वो काफी हद तक इसी के ऊपर निर्भर हो चुकी है पिछले 10 सालों में, और वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी सुधरी है। ये लेक्चर जब मैं बना रहा था तो मैंने ऐसे ही गूगल सर्च करके देखा कि क्या ये कॉर्डिसेप्स भारत में आसानी से उपलब्ध है या नहीं। मैं देखकर हैरान था कि ये कई वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। इनफैक्ट अमेजॉन जैसी स्टैंडर्ड वेबसाइट्स पर भी आपको ये आसानी से मिल जाएगी। और इसका प्राइस आप देखिए, 500 mg की 3 बॉटल 2700 रुपीज की है, यानी कि 1000 mg कितने का हो गया, 1800 रुपीज, यानी कि 1 ग्राम कॉर्डिसेप्स का रेट है 1800, और अगर 1 किलोग्राम का हम रेट देखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 18 लाख। तो यानी वही 18-20 लाख की कीमत जो मैंने आपको बताई, ये डेफिनेटली इसकी मार्केट प्राइस है। और आप ये देखिए कि भारत में इसे वेजिटेरियन प्रोडक्ट के नाम से भी बेचा जा रहा है, यानी कि भारत में कुछ भी बेच दो वेजिटेरियन का, ये ग्रीन सिंबल लगाकर लोग खरीद लेंगे। उनको मालूम भी नहीं है कि ये एक्चुअली में एक कीड़े के अंदर से निकाली जा रही है। इस फंगस का मेन इस्तेमाल चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के अनुसार एज अ एफ्रोडीजियाक है, यानी कि सेक्सुअल एनहांसमेंट के लिए। लेकिन जब प्रोडक्ट बेचना होता है लोगों को, तो आज इसको कई तरह से बेचा जाता है। इसे मार्केट किया जाता है कि ये थकान मिटा देगा, कैंसर मिटा देगा, बीपी क्योर कर देगा, राम जाने क्या क्या इसका इलाज कर सकती है। ये इस तरह से इसे बेचा जाता है मार्केट में। 90 के दशक में चाइना के कुछ एथलीट्स, स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स थे, उन पर जब डोपिंग के आरोप लगे तो उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि हम तो ये फंगस का सूप पीते हैं, अब हमें क्या पता इसके अंदर क्या चीज है, हम कोई आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हैं या फिर आर्टिफिशियल दवाइयां नहीं ले रहे हैं। और सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक्स थे, उससे जस्ट पहले चाइना के कई लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स को, धावकों को टीम से बाहर निकाल दिया गया, और उन सभी ने यह कहा था कि हम ये फंगस का सूप पीते थे। तो कुल मिलाकर ये इसकी पॉपुलैरिटी एथलीट्स ने बढ़ाई थी, और उसी के बाद इसका मार्केट और ज्यादा बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे सप्लाई नहीं बढ़ रही, क्योंकि ये केवल कुछ इलाकों में ग्रो होती है, और क्योंकि सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है तो ऑब्वियसली टेंशंस होंगी। तो हिमालय में बिल्कुल शांत गांव में लड़ाइयां होनी शुरू हो चुकी है कि किसका कौन से एरिया पर अधिकार है, कि इस गांव के लोग या फिर इस परिवार के लोग जाकर यहां से ये फंगस को निकालेंगे जमीन से। इसको लेकर पिछले कई सालों से लगातार लड़ाइयां हो रही है। कई लड़ाई तो पुलिस और प्रशासन तक पहुंचती भी नहीं है, क्योंकि ये इलीगल ट्रेड है तो लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी जब झगड़ा बड़े स्तर पर होता है तो इस तरह से न्यूज में आ ही जाता है। एक और बड़ा असर हो रहा है इस एक्टिविटी का कि स्कूल खाली हो जाते हैं मई और जून के महीने में, क्योंकि जब ये गतिविधि होती है, इसको फंगस को निकालना होता है जमीन से, तो परिवार सोचता है कि जितने ज्यादा लोग हों उतना बेहतर है। तो ये बच्चों को स्कूल से निकालकर इस गतिविधि के लिए 1 महीना 2 महीना ले जाते हैं रिमोट एरियाज में, यानी कि गांव से थोड़ा ऊपर की तरफ, पास्चर्स की तरफ। तो नेपाल में तो यह हालत हो गई कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के स्कूल बंद करने पड़ते हैं, वहां पर कोई बच्चा आता ही नहीं है। और ये सेम सिचुएशन अब भारत के भी पिथौरागढ़ जिले के अंदर कई गांवों में हो चुकी है।
तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज हो रहा है, फिर झगड़े बढ़ रहे हैं गांव के बीच में, गांव के परिवारों के बीच में, और साथ ही साथ ये जो परिवार हैं जो इसकी इलीगल ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने अब खेती बिल्कुल बंद कर दी है। वो ना क्रॉप्स उगाते हैं ना सब्जियां उगाते हैं, तो क्रॉप से वो इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि ये काम आसान है, 1-2 महीने का काम है और इसमें पूरे साल का पैसा आप कमा सकते हो। इस व्यापार का या फिर इस गतिविधि का पर्यावरण पर भी काफी असर पड़ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई गांव के लोग इस तरह से पास्चर्स पर आते हैं, और क्योंकि ये ऊंचे पास्चर है, यहां पर गांव की बसावट नहीं है, तो ये अपने तंबू लेकर आते हैं, टेंट यहां पर लगाते हैं, 20-25 दिन यही रहते हैं परिवार समेत, और इन्हीं जगहों से ये फंगस निकालते हैं। लेकिन जब इंसान इन चारागाहों में रह रहा है जहां पर उसे रहना नहीं चाहिए कायदे से, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं। इंसानी गतिविधियों के कारण, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण ये पास्चर लैंड डिग्रेड हो रहे हैं। यहां पर ओवरऑल जो दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, दूसरे पेड़ पौधे भी हैं, उनके भी ऊपर असर पड़ता है, और ये फंगस के ऊपर भी असर पड़ रहा है। जब इतने लोग यहां पर पांव से चलते हैं, जमीन को रौंदते हैं, तो ये पास्चर लैंड डिग्रेड होता है। इस फंगस की खुद की क्वालिटी में और क्वांटिटी में लगातार कमी आ रही है, और ये बात खुद ग्रामीण भी स्वीकार करते हैं कि हमें हर साल पिछले सालों के मुकाबले कम फंगस मिलती है। तो कुल मिला के ये हैबिटेट इनका डिस्ट्रॉय हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण जब सर्दी छोटी होती जाती है, उसका भी असर इस फंगस की लाइफ साइकिल पर पड़ेगा। तो जितना कम बर्फ गिरता है उतना ही फंगस का ग्रोथ कम होगा। तो धीरे धीरे इसकी संख्या कम होती जा रही है। मैंने आपको बताया तिब्बत में ये सब 15-20 साल पहले ही हो चुका है, और अब धीरे धीरे भारत में भी होने वाला है। तो इसीलिए IUCN ने डिसाइड किया है कि इस चाइनीज कैटरपिलर फंगस यानी ओफियोकॉर्डाइसेप्स साइनेंसिस को अब वल्नरेबल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की ओर ही बढ़ रही है अगर इसका व्यापार पूरी तरह से रोका नहीं गया। अब सरकारें इसको कंजर्व करने के लिए क्या कर रही हैं? तो देखो, भारत सरकार ने तो इसके व्यापार पर बैन लगा रखा है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। कोई ग्रामीण को नहीं रोक सकती है सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इतनी ऊंचाई वाले इलाकों में पुलिसिंग भी पॉसिबल नहीं है, तो ये व्यापार बिल्कुल आराम से चल रहा है। नेपाल और भूटान की सरकारों ने बीच में कोशिश करी थी कि हम परमिट देना शुरू कर दें, यानी कि इतने लोग ही जा सकते हैं फंगस को लेने, यानी कि एक गांव में 50 या 20 लोग जाएंगे तो उसके परमिट जारी किए जाएंगे। वो सिस्टम भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। भूटान में थोड़ा सा सक्सेसफुल है, नेपाल में सक्सेसफुल नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने यह भी कोशिश करी थी कि इस फंगस को सरकार के द्वारा बेचा जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सरकार 10 लाख रुपए प्रति किलोग्राम इनको रेट नहीं देती गांव वालों को। और यह भी है कि सरकार चाइना में जाके इलीगली थोड़ा ना माल बेच सकती है, तो अगर सरकार गांव वालों से भी खरीद लेगी तो आगे कहां भेजेगी। तो कुल मिलाकर इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके ट्रेड को रेगुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल साबित हुआ है। आई होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।